नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जो होंगे उन्हें इस बार डिस्कस कर लेंगे। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेयर ऑफ द लिस्ट एंड द कंटेंट्स इज आर करेक्टली मैच्ड। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें, आप जानते हैं 3 लिस्ट होती हैं आपकी, और जो आपका बोल सकते हैं जो आपकी अनुसूची है, स्केड्यूल है आपका, कौन सा सॉरी स्केड्यूल है जो आपका अनुसूची जो 7 है, उसमें आपकी लिस्ट क्या है, मैंशनड है। और ये बाई एक्ट आता है, जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था 1935, उसके थ्रू मैंशनड होता है। हाँ, पर अगर बोलते कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ले रखी, तब लिख लेना ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। तो स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ आता है, बिल्कुल सही आता है, सैनिटेशन वगैरह, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट की बात करें, सिटीजनशिप हो गई, न्यूट्रलाइजेशन एंड द अलायंस हो गए, ये सारे ठीक है, ये भी सही है। कॉन्करेंट में लीगल, मेडिकल एंड द अदर चीज़ें आ जाती हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द थ्री फोल्ड distribution of the legislative subject in the 7th schedule. List first union list, list second state list and the list third is concurrent list। ये बताता है भारत में क्या फेडरलिज्म है। पर याद रखना, भारत ने कौन सा फेडरलिज्म ले रखा है, क्वासी फेडरलिज्म ले रखा है। कनाडा वाला, यूएसए वाला नहीं ले रखा। क्वासी फेडरलिज्म मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड तो होंगी यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, पर ज़्यादा पावर यूनियन के पास होगी। तो एक लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट की अगर बात है, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द अदर, बोल सकते हैं एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड हियर। दिस लिस्ट हैज़ द प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97 थे, याद रखना 97 थे, अब 100 हो गए। ऑल मैटर्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड मैटर विच नीड यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। सिटीजन हो गया, डिफेंस हो गया। जैसे डिफेंस में बोलता है ना कि आपकी आर्मी किसकी है, तो आर्मी किसकी होती है, इंडियन आर्मी होती है, कोई राज्य की नहीं होती। बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, सेंसस और ऑडिट, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूरेटेड हियर। दिस हैज़ एट 61 सब्जेक्टेड, पहले 66 थे, 5 निकाल दिए गए, 5 डाल दिए गए का कौन कौन लिस्ट में, वहाँ पे 47 थे, वो 5 जोड़ दिए गए तो 52 हो गए थे। कौन कौन से हुए मैं बता दूंगा अभी आपको। देखो, ऑल द मैटर्स ऑफ द रीजनल इंपॉर्टेंस डाइवर्सिटी, तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर एंड गैम्बलिंग, ये सारा जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एनमरेटेड हियर। तो ओरिजिनली 47 थे, प्रेजेंट में 52 हैं। क्रिमिनल लॉ एंड द प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसेसिंग, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग, ड्रग्स आ गया आपका, न्यूज़पेपर आ गया, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर आ जाता है आपका। अब देखो हुआ क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 का, ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे पहले मैंने बताया था ना, यहाँ पे 66 थे, तो 5 यहाँ से हटकर यहाँ 61 बचे और वहाँ 47 थे, तो वहाँ पर 5 जुड़ गए थे, तो कितने हो गए थे आपके, 52 हो गए थे। कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, तो आपने देखा होगा जैसे आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है और कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, तो वहीं से फॉरेस्ट आ जाता है, वेट एंड मेजरमेंट आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड आ जाता है। 5वां आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये सारी पावर किसको दे रखी है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल रखा है, दोनों पावर बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में बोल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। वैन वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पास 1951, उसके बाद आपके चुनाव होते हैं 51 में ही आपके, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वाज पास 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया। और इलेक्शन कमीशन का फॉर्म होता है आपका 25 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था, और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है आपका क्या बोल सकते हैं, नेशनल वोटर्स डे। ये थोड़ा दिमाग में रखना। और एक चीज़ और दिमाग में रखनी है क्या, कि भाई जो आपका इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल आता है इलेक्शन कमीशन का 324 एक्ट डील विद द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द लॉ मिनिस्टर जो था आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इट वाज इनेक्टेड अंडर द आर्टिकल 327 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कंटेन 13 पार्ट्स। Article 324 to 329 deal with the electoral system in India. The representation of the bill, Amendment Bill 2016, was introduced by the Varun Gandhi in लोक सभा। ये आया था आपका 2016 में। अच्छा, कौन कौन से पार्ट में जिक्र है, तो पार्ट फर्स्ट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आता है। पार्ट 4A में रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है।
पार्ट 5 में कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन है, पार्ट 6 में डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन है, और पार्ट 9 में आता है भाई इलेक्शंस आपके आ जाते हैं। ये कनेक्टेड हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, प्रायर रिकमेंडेशन नीचे होता, मतलब पहले से सहमति नीचे होती, गलत है। लिखा व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 आप जानते हैं ना, इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर असेंट। बिल्कुल सही है, वो अपनी सहमति देगा। वीटो पावर केवल किस में आती है? ऑर्डिनरी बिल्स में आती है आपकी, बाकी उसे अपना असेंट देना ही देना होता है, सहमति देनी होती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। बिल्कुल सही, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ज्वाइंट सिटिंग आप जानते हैं आर्टिकल कौन सा था? 108। ज्वाइंट सिटिंग में होता है क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करते थे, दोनों को साथ में बुला देता है। जब अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में बोल सकते हैं मनमुटाव हो, एक पास करे दूसरा पास ना करे, तब बुलाया जाता है। 3 बार बुलाया गया। एक आपका डाउरी प्रोविजन एक्ट था 61 का, एक आपका बैंकिंग रिलेशन एक्ट था आपका 1978 का, और एक था आपका कौन सा एंटी टेररिज्म वाला था 2002 का, उस समय बुलाया गया था। तो ये आपका करेक्ट कौन सा हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है आपका, तो पहला तो गलत है, ठीक है, दूसरा वाला सही है, और तीसरा वाला भी सही है, तो हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है ना, तो आर्टिकल 368 ये आप याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये याद कर लेना, बाई 24वां संविधान संशोधन 1971 के थ्रू ये हुआ था। ठीक है, उसके अलावा नो वीटो पावर, यहाँ पे वीटो पावर नहीं लगती प्रेसिडेंट की। ठीक है, और कुछ है, जॉइंट सेशन भी नहीं बुला सकते, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, अच्छा देखो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ 24th अमेंडमेंट 1971 क्या लिखा? When a constitution amendment bill is given to the president for his approval after being enacted by the both houses parliament, the act states that he must give his consent. When a constitution amendment bill is given to the president, उसे देना ही पड़ेगा, वीटो पावर नहीं लगा सकता हो यहाँ पे अपनी। It gave parliament the unrestricted power to change any provision of the constitution including the part 3 जो आपका राइट से रिलेटेड है। द 24th अमेंडमेंट वाज लार्जली रिवर्स्ड इन द 1973। बाद में 1973 का जो केस आया था ना आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसने रूल्ड आउट कर दिया था केसवानंद भारती द स्टेट ऑफ द केरला, द पार्लियामेंट कुड नॉट मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसको बदल नहीं सकता। आर्टिकल 13 फोर्थ एंड 368(3) वर इंसर्टेड थ्रू द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपने याद रखना है। जो जुडिशियल रिव्यू वाला है वो आपका संविधान संशोधन वाला है। अब देखो मेजॉरिटी होती क्या है? एक होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है? इट रेफर टू अ मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो एब्सोल्यूट में होता है 50% कुल का, सबका। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो कि लोकसभा में कितने 545 मेंबर्स हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होगी? तो 545 का 50% निकालो और +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 273। ठीक है ना, 273 इसे बोलते हैं केसेस वेयर द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज्ड इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नॉट जनरली यूज्ड। ज़्यादातर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट दिस मेजॉरिटी यूज ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट। आप जानते 273 लाओ और सरकार बनाओ। इफेक्टिव मेजॉरिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है आपके, देखो लिखा इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। द इम्प्लाइज दैट आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट द वैकेंट सीट। जो खाली सीटें उन्हें हटा दो व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंशनड ऑल दी देन मेंबर्स दैट रेफर टू द इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो जो खाली सीटें होती हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी में वो हटा दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो, राज्यसभा में टोटल कितनी 245 हैं। इफ़ देयर आर द 45 वैकेंसीज देन द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 200। मान लो कि ये क्या है आपके बोल सकते हैं वैकेंट है, खाली है 245 में से, तो टोटल मिला के कितनी होंगी 200, और 200 होंगी तो उसका 50% निकाल दो, +1 कर दो तो 101 आ गया। तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, या बोल सकते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी 50% होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का होता है। अच्छा, कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पे की जाती है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी इस्तेमाल कर दी जाती है राज्यसभा में आर्टिकल 67(b) के थ्रू। रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50%, 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोट, प्रेजेंट होंगे जो वोट करेंगे उसका होता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। जैसे 545 है, 45 अब्सेंट है, 100 अब्सेंट फ्रॉम द वोटिंग, जिन्होंने क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया। तो अब देख लो कितने लोगों ने वोट दिया भाई, 400 ने दिया, तो 400 का 50% +1 कर देंगे 201, ये आ जाएगा आप सिंपल मेजॉरिटी। तो एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है इफेक्टिव, और एक होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के पार्ट है ये, मतलब जिसमें 50-50% होता है आपका।
ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, टोटल मेंबर्स का होता है, जो लगता नहीं है मेनली। इफेक्टिव में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का होता है। और सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोट का होता है। अच्छा, केसेस विद द सिंपल मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनरी मनी और फाइनेंस बिल को पास करने के लिए, टू पास द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन द लोकसभा एंड सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए होती है, ठीक है ना। टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, टू डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368। तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी इस्तेमाल कर ली जाती है, ठीक है ना। विच नीड टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी ऑफ एट द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब आता है स्पेशल मेजॉरिटी। ऑल टाइप्स ऑफ द मेजॉरिटी अदर देन द एब्सोल्यूट, effective and the simple majority is known as the special majority. A special majority are the four types with the different clauses. टाइप 1 में आता है स्पेशल मेजॉरिटी एज द पार्ट एज पर द आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर पार्ट ऑफ द 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। टाइप 3 जो स्पेशल मेजॉरिटी एज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय द सिंपल मेजॉरिटी। एंड टाइप 4 में आता है स्पेशल मेजॉरिटी एज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 161। पढ़ लेते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249, तो क्या लिखा हुआ है, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोट। याद रखना, present and vote. For example, if out of the 245 member in Rajya Sabha, if only 150 present and vote, then the special majority requires as per the article 249 would be 101। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। 150 आ रखे हैं तो 150 का 2/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2/3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 और एक और जोड़ देना तो 101 हो जाएगा आपका। ये थोड़ा दिमाग में रखना। केसेस वेर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर द आर्टिकल 249 इज यूज्ड टू पास द राज्य सभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलिड अप टू 1 ईयर बट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स। अब 368 जो आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो क्या होता है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट सपोर्टेड बाय द मोर देन द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 2/3 तो होना चाहिए पर 50% आपकी वहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लग जाता है। जैसे टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन राज्यसभा इन एडिशन टू गेटिंग टू सपोर्ट ऑफ द 123 मेंबर्स, द बिल शुड बी फेवर्ड बाय द मोर देन द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोट। याद रखना, अगर कितने लोग आ रखे हैं 123 आ रखे हैं तो 2/3 उसके बाद निकाल देंगे आपका। तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं भाई, टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट द फेडरलिज्म, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ द सीईसी एंड सीएजी, ठीक है ना, जो इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल होता है आपका। अच्छा, अप्रूवल ऑफ द नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 इन द बोथ हाउसेज, रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 169। तो इसमें आपको कौन सा लगता है, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर द आर्टिकल 368, ठीक है ना। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर द पार्ट आर्टिकल 368 plus state ratification requires a majority of the 2/3 members present and the voting support by the more than the 50% of the state legislature by a simple majority. A good example would be the bill which introduced the National Judicial Appointment Commission (NJAC). It required the support of the at least 15 state legislature out of the 29 states. 50% से ऊपर राज्यों का आपको यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 2/3 से तो पास करना ही करना है भाई, कहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा में। इसके अलावा 50% से ऊपर राज्यों का भी सहमत होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से ही, याद रखना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 161, तो स्पेशल मेजॉरिटी एज पर द आर्टिकल 61 जो आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट लगता है किस पे, प्रेसिडेंट पे। 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, द स्पेशल मेजॉरिटी एज पर द आर्टिकल 61 एंड इज 364, वाइल इन राज्यसभा देखो लोकसभा में कितनी चाहिए, 364 होने चाहिए और वहाँ पर 164 होने चाहिए। 2/3 होनी चाहिए टोटल में। इतना आसान नहीं होता प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू विड्थ ऑफ द इंडियन फ्लैग, तो 3:2 होता है आपका फ्लैग कोड के हिसाब से। फ्लैग कोड कब आया था, तो याद रखना, फ्लैग कोड आया था 26 जनवरी 2002 को, इंडियन फ्लैग कोड। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, रेक्टेंगुलर सेव होता है। और नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड कब हुआ था, 22 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है ना। सैफरॉन होता है आपका कलर, फिर वाइट होता है, नीचे की तरफ ग्रीन होता है, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। 24 बोल सकते हैं स्पोक्स होते हैं आपके, क्या, अशोक चक्र, 24 तिल्लियाँ होती हैं। ये लेंथ है, अगर इतना इतना लेना है तो इतनी इतनी क्या होगी आपकी लेंथ होगी, तो विड्थ इतनी इतनी लेनी पड़ेगी। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, चलिए ना वीडियो, हाँ।
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आस्किंग ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट। स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं ऑरल आंसर होता है, और इसमें क्या कर सकते हैं आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि आप क्वेश्चन को क्या बोला जाता है यार, कौन सा प्रश्न बोला जाता है उन्हें, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अनस्टार्ट जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिटर्न आंसर होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको कम से कम 10 दिन, इट इज़ आस्क्ड बाय द गिविंग अ नोटिस ऑफ फ्यूअर देन 10 days, 10 दिन पहले आपको ये नोट क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो करेक्टली तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ था द फर्स्ट आवर, याद रखना जब 11 बजे से आपकी क्या होती है, दोनों जगह लोकसभा राज्यसभा में क्या होती है आपकी, बोल सकते हैं स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। तो 11 से लेकर 12 तक जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। फिर 12 से 1 तक जो होता है आपका वो होता है आपका 0 आवर। फिर उसके बाद क्या होता है लंच होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होती है आपकी जितनी भी क्या होती हैं बोल सकते हैं प्रोसेस होती है पार्लियामेंट की, चलती रहती है। 5 बजे तक चलती है राज्यसभा में, 6 बजे तक चलती है आपकी लोकसभा में। ये थोड़ा दिमाग में रखना। द फर्स्ट आवर द एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर ऑफ आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर यूजली गिव द आंसर। आंसर कौन देंगे, मिनिस्टर्स। द क्वेश्चन आर ऑफ द 3 kind। स्टार्ट क्वेश्चन इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द एन बोल सकते हैं एस्टरिस्क। इट रिक्वायर एन ओरल आंसर हैंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी फॉलो। अनस्टार्ट में देखें इट रिक्वायर्स अ रिटर्न आंसर एंड हैंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इट इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ द फ्यूअर देन द 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, तब पूछा जाता है। और आंसर किस में दिया जाता है, ऑरली दिया जाता है। इन एडिशन टू द मिनिस्टर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू दी प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स याद रखना, प्राइवेट मेंबर्स होता है कि जो मिनिस्टर्स के अलावा होता है, चाहे वो बीजेपी, जैसे बीजेपी की सरकार है तो ऐसा मत बता देना कि प्राइवेट मेंबर्स में बीजेपी नहीं आ सकते हैं, बस वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, बस खत्म बात। द लिस्ट स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, इनका कलर होता है, जैसे बोल सकते हैं स्टार्ट का क्वेश्चन ग्रीन होता है, अनस्टार्ट का वाइट होता है, शॉर्ट नोटिस का लाइट पिंक होता है, और बोल सकते हैं प्राइवेट मेंबर का क्या होता है आपका येलो कलर का होता है। ये आप याद रखना, ठीक है ना। 0 आवर की अगर बात करें, अनलाइक द क्वेश्चन आवर द 0 आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स। ये आप देखना कि जो बोल सकते हैं संसद की जो कार्यवाही उसमें 0 आवर्स का कहीं मेंशन नहीं है, भारत की देन है। दस इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस available to the member of the parliament to raise the matter without any prior notice. It starts immediately after the question hour and lasts until the agenda of the day is taken up. It is an Indian innovation in the field of the parliamentary procedures and has been existent since 1962। 1962 से लगातार ये आपका क्या है चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। पुंछी कमीशन है, कोठारी कमीशन याद रखना। कोठारी कमीशन जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन ही था शायद से, एजुकेशन से रिलेटेड है। राजमन्नार कमीशन है, सेंट्रल स्टेट सरकारी कमीशन भी है शायद से, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन से रिलेटेड था। तो अमंग द ठीक है, कोठारी कमीशन की अगर बात करें, इट वाज अपॉइंटेड टू इवॉल्व द नेशनल सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। कोठारी कमीशन ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 60। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक 1968 की है, एक 1986 की, और एक अभी आई है आपकी 2020 में। 3 पॉलिसीज आ चुकी हैं। द न्यू पैटर्न नेम द 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द कोठारी कमीशन। 10+2 जानते हैं ना, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। फॉर्म्ड 14 जुलाई 1964। दौलत सिंह कोठारी थे इसके हेड, और कमीशन वाज डिसॉल्व्ड ऑन द 29 जून 1966। ये याद रखना। वाज द 6th कमीशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द फर्स्ट कमीशन विद द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ द रेफरेंस ऑन द एजुकेशन। 10+2+3 वाला इन्होंने दिया था, ठीक है। पुंछी कमीशन के अगर बात, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। पुंछी कमीशन 2007 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस मदन मोहन पुंछी। राजमन्नार कमेटी की अगर बात करें तो पुंछी कमीशन 2007। राजमन्नार कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू redistribute the power between the center and the state. It was constituted in the 1971 under the chairmanship of the Justice PV राजमन्नार। तो पुंछी 2007 का, राजमन्नार 1971 का। सरकार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार यह वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 1983 में। और कौन थे चेयरमैन, रणजीत सिंह सरकारिया। अच्छा नेक्स्ट लिखा विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। तो जॉइंट, अच्छा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और क्या बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू द ऑल द बिल्स। नहीं, जॉइंट सिटिंग केवल ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है, ये आप याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए नहीं होता, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। ऑर्डिनरी बिल्स के लिए आप कर सकते हो, जॉइंट सिटिंग हो सकती है। और बोल सकते हैं
मनी बिल के लिए भी नहीं होता, मनी बिल में पूरी पावर किसके पास, वो लोकसभा के पास होती है। ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है, तो ये होता है गलत। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइडेड ओवर अ जॉइंट सिटिंग, बिल्कुल सही है। बुलाता तो कौन है, समन करता है प्रेसिडेंट, और मतलब आर्टिकल 108 के थ्रू प्रेसिडेंट बुला सकता है, पर बोल सकते हैं प्रिसाइड कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये सही है। द कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द टू हाउसेज, बिल्कुल सही। कोरम होता है 1/10 है, कुल मेंबर्स का कितना, 1/10 है, और जॉइंट सिटिंग बैठ जाएगी, तो आंसर हो जाता है आपका 2 और 3। ठीक है, तो आर्टिकल 108 में है, ठीक है ना, ये बता देता। देखो अब होता क्या है कि जो प्रिसाइड करता है, बुलाता तो कौन है, देखो कॉल्ड जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, अगर वो नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आता है, वो भी नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन तब राज्यसभा का आता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग समन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, टाइम ऑफ द सिटिंग, द ड्यूरेशन एडजमेंट ऑफ द जॉइंट सिटिंग सेल बी डिटरमाइंड बाय द स्पीकर, कोरम 1/10 होता है, ये बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल इंडिया सर्विसेज, तीन ही होती हैं, IAS, IPS और IFS, फॉरेस्ट सर्विसेज। रेवेन्यू सर्विस नहीं होती, ये सेंट्रल की होती है आपकी, तो आंसर बन जाएगा 2, 3 और 4। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, आर्टिकल 312 है। ठीक है ना, तो ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन 1947 द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS was replaced by the IAS and the Indian police was replaced by the IPS and was recognized by the constitution as the all India services. In 1966 the Indian forest services was established as the third all India services. तो 1947 में आपका दो हो गई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा गया, और आपका इंडियन पुलिस को इंडियन पुलिस सर्विस कहा गया। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी उसके साथ जोड़ दी गई थी, ये आपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट आया था 1951 का, और ये याद रखना कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है कंट्रोल जॉइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एंड बोल सकते हैं फंक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है, और फादर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये याद रखना ऑल इंडिया सर्विसेज का। अच्छा, एज पर द इंडिया सेंसस 2011 विच ऑफ द 22 लैंग्वेजेस, आप जानते हैं शेड्यूल कौन सा आता है, 8 आता है, उसमें 22 लैंग्वेजेस है। 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज स्पोकन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ द पीपल, ये सबसे कम बोली जाती है संस्कृत भारत में। ठीक है ना, लगभग 25,000 लोग ही इसे बोल पाते हैं, आप केवल हिंदी को सबसे ज़्यादा बोलते हैं, लगभग 43.63% बोल पाते हैं। ठीक है ना, आसमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सारे आती हैं आपकी 22 लैंग्वेजेस में। ठीक है ना, 14 मूल रूप से थी, 8 बाद में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ द गाइडलाइंस इवॉल्व थ्रू द कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, सही है। द MCC कम्स इनटू द फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल, जिस दिन यानी कि तारीख घोषित की जाती है आचार संहिता उस समय से लागू हो जाती है। रिमेन्स फोर्स टिल द रिजल्ट आउट, ठीक है, बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आता है तब तक रहती है, दोनों सही हो जाते हैं आपके। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, केरला में हुई थी 1960 में, MCC आपका बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और पूरे भारतवर्ष में 1962 के जो आपके इलेक्शन हुए थे वहाँ से स्टार्ट हो गया था आपका MCC। कुछ है नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।